नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी और 2 बार पार्षद रहे नगर निगम में श्री शिव अग्रवाल जी। शिव भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई हैं, पहले उसकी जानकारी हम आपको दे दें। पेगासस 2.2, आपको याद होगा पहले भी इस तरह घटना हो चुकी है। कल ये खबर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके कारण सभी अखबारों में और चैनलों में प्रमुखता से ली गई। हेडिंग अलग अलग है। शीर्ष विपक्षी नेताओं को एप्पल का संदेश, सरकारी ताकतें आईफोन हैक कर रही। देश में हैकिंग को लेकर नया विवाद, केंद्र सरकार ने एप्पल से मांगे सबूत। दिल्ली से खबर, छत्तीसगढ़ 23 साल पहले प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी 10,744, अब बढ़कर 1.33 लाख रुपए। राज्य स्थापना दिवस आज है, उससे जुड़ी खबर। सालाना 11 लाख युवाओं को दी जाएगी विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, स्किल्ड वर्क फोर्स का सप्लायर बनेगा भारत। नई दिल्ली से खबर, माता पिता की डांट से बच्चे की ब्रेन वायरिंग पर बुरा असर होता है, रिलेशन रिपेयरिंग से इसे कभी भी सुधार सकते हैं। न्यूयॉर्क से खबर है, नेताओं की जासूसी, देश में फोन हैकिंग का अलर्ट, इनमें सिंहदेव भी। इस हेडिंग से राहुल गांधी की खबर को एक अखबार ने प्रमुखता से छापा है। 7 से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल पर रोक। नई दिल्ली से खबर, 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मोदी योगी शाह। रायपुर की खबर, भूपेश बोले सावधान, भाजपा ने खड़ा किया वोट कटवा पार्टी। ये खबर जगदलपुर से अंबानी को फिर धमकी, अब मांगे 400 करोड़। ये मुंबई से खबर, स्वर्ण जड़ित 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। 8 फीट ऊंचे, 3 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े सिंहासन की खबर है अयोध्या से। ये खबरें फ्रंट पेज की। पहले हम बात कर लें, इजराइल तो है ही है, लेकिन अंदर पृष्ठ में चला गया है। रोज रोज कितनी खबरें उसकी छापें लोग। खबर तो है ही है और वहाँ कुछ न कुछ रोज नया हो रहा है। हम बात करते हैं पेगासस 2 की। शीर्ष विपक्षी नेताओं को एप्पल का संदेश, सरकारी ताकतें आईफोन हैक कर रही हैं। हमारे यहाँ टी.एस. सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि हमारे फ़ोन पर अलर्ट आया और उसके बाद फिर पता लगा कि जासूसी की जा रही है। मैं इस पर शिव भाई से टिप्पणी लूँ उसके पहले बता दूं कि मेरे यहाँ बच्चे भी एक तो एप्पल फ़ोन ला के दे दिए हैं, तो मेरे वाले में भी 2 बार आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या ये। अब अंग्रेजी में टाए टाए कोई बोल रहा था, मैं ये समझ में आया कि वो फिर लिखा भी था उसमें, टू टू करके फिर लिखा आता था। तो मुझे समझ में आया कि कई बार होता है ना कि लोग बोगस कॉल करते हैं, या इस तरह के लोग कॉल करते हैं जो अपना फ़ायदा लेते हैं कि कहीं आपका नंबर ले लिए और पासवर्ड कैसे भी प्राप्त कर लिए, कहीं धोखा न हो जाए। इसलिए नए नंबर पे मैं बात करना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। तो वही मेरे को उसमें लगा, लेकिन अब पता लग रहा है कि वही फ़ोन मेरे पास भी आया था। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरा फ़ोन कौन टेप करेगा, मेरा तो अपनी बीबी से भी झगड़ा नहीं है। तो सीधी सी बात है। लेकिन बड़े नेताओं का अगर ऐसा हो रहा है तो गंभीर बात है। शिव भाई, देखिए कमलेश भैया, पहले भी जब मोबाइल का युग नहीं था जी, तो टेलीफोन टेपिंग को लेकर के काफ़ी बवाल मचा था। जी उस समय भी भाजपा के कई नेताओं ने आरोप लगाए थे जी। और ये भी जो है तो गंभीर मामला, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि हम जिन सुविधाओं का उपयोग करना चाह रहे हैं, आज निजता के हनन का मामला ये जी। और लेकिन जब इसको मैंने भी अखबार को थोड़ा सा देखा, राहुल जी के बाद में इसको पढ़ा, तो मालूम पड़ा कि एक कहना चाहिए कि एक संयोग है कि कहते हैं हमारे यहाँ की बहन जाने की सोच रही थी और भाई लेने के लिए आ गया। मतलब हमारे यहाँ जो वातावरण एक बना हुआ था, चाहे मोइला मोइत्रा का ले लीजिए, अब टी.एस. सिंहदेव जी हमारे यहाँ अगर छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो एक चर्चाओं में है कि उनके संपर्क अपोजिशन से भी है, ये है वो है। लगभग 150 देशों को ये मैसेज गया है, अपने यहाँ ही नहीं, कम से कम 150 लोगों को एप्पल की तरफ से कि ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप सावधान हो जाइए। और कहीं ना कहीं ये भी तय है कि उनके जो एप्पल ने जो आपको सावधान किया है, आईफोन के जो निर्माता है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो शरारत हुई होगी। जी। तभी उनको मालूम पड़ा कि किसी ने हैकिंग की कोशिश की, और इसको हैकिंग करना मामूली बात नहीं है जी। ये कोई बहुत बड़ी कंपनी या कोई देश के कोई बड़े मिले हुए हों, तो उन्होंने एक सावधान के हिसाब से कहा था। और ये भी तय है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जी जी जी, कि ये एडवाइजरी मिली और हमने इसको एक इशू बना करके खड़ा कर दिया। जी जी। हाँ, कई बार टेक्निकल एरर आते हैं, तकनीकी खामियां आती हैं जिसकी वजह से इस तरह की बातें आती है। एप्पल ने तो कहा भी है
कि हम किन हालात में ऐसे अलर्ट देते हैं नहीं बता सकते, क्योंकि अलर्ट बीच बीच में उनका आता रहता है। मैं तो खैर अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ पहली बार देखा, लेकिन आता रहता होगा, हो सकता है हमने ध्यान न दिया हो। कुल मिलाकर वही बात कि तुम मारने वाले थे हम रोने वाले थे, इस तरह की स्थिति तो है अभी। हाँ, बन गई वो। जी जी, चुनाव का समय है और इस समय छोटी सी बात भी कहीं अगर किसी को अवसर के रूप में प्राप्त होती है तो चढ़ बैठते हैं। उसको इसलिए सत्य मान लिया कि जो टीएमसी की सांसद, माननीय सांसद महोदया जो रही है, उनके संबंध रहे होंगे अडानी जी से, और कुछ बातें जो लीक हो गई जी क्वेश्चन पूछने को लेकर बोले, तो इन्होंने इस चीज को सही माना कि हो सकता है कि इस टाइप का प्रयास सही में हो रहा हो। जी जी, तभी तो एक गुप्त बातें सार्वजनिक हो रही है। हाँ, अब चूंकि माहौल इस तरह का बना हुआ है, चुनाव का भी समय है और फिर हालात इस समय देश के पक्ष और विपक्ष को लेकर के जिस तरह के बने हैं, बताने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा भी अवसर किसी को मिल रहा है तो राशन पानी लेके चढ़ बैठ रहे हैं उसके ऊपर, तो ये तो स्थिति है। अब दूसरी खबरें जो अखबारों में हैं, प्रमुखता से छपी हैं, अब उसको अपन चलिए थोड़ा सा बात कर लें अंबानी की। 3 दिन पहले खबर आई कि कहा गया कि किसी ने उनको मेल किया है, बोला कि 20 करोड़ रुपए दो। दूसरे दिन मेल आया 200 करोड़ रुपए का, अब फिर मेल आया है 400 करोड़ का। तो ये मजाक कर रहे हैं लोग कि अपहरणकर्ता ताकत तौल रहा है मेरे को, या फिर उनकी तरफ से कोई ड्रामा है? नहीं, ये नौटंकी है जी। जिसको इस टाइप का धमकी देना होगा, कमलेश भैया इतने बड़े बड़े लोग हैं ये कि इस हाथ का उस हाथ को मालूम नहीं पड़ता जी। और अपहरण होने को हो भी जाता है, डीलिंग होने को हो भी जाती है, लेकिन डिंडोरा पीट करके कि मैं तेरे को ये करने वाला हूँ नहीं तो इतना दे जी, तो ये एक हास्यास्पद और अपने आप में एक बड़ी बात है। और हाँ, इसकी सत्यता की जांच के लिए हमारे यहाँ जांच एजेंसियां हैं। इसको सार्वजनिक करने की बजाय आंतरिक रूप से देखें कि बात में कितनी सत्यता है। जैसे कई बार अपन ने पढ़ा फिल्म स्टार सलमान खान को भी धमकियां मिलती है, कई लोगों को धमकियां मिलती है, और मालूम पड़ता है ढाक के 3 पात, कुछ नहीं, टाई फीस। तो ये तो बार्गेनिंग कर रहा है, रोज इसके 100 करोड़ की इसकी बढ़ रही है डेली की मांग। तो इसके पीछे में सत्यता क्या है? समाचार में, समाचार पत्रों में ये समाचार आने के पहले यदि हमारे यहाँ की जो गुप्तचर संस्थाएं हैं ऐसे लोगों के ऊपर में हाथ डालें कि कहीं ये वास्तविकता तो नहीं है, तो कोई सार की बात है। लेकिन ये मेरे को लगता है कि कोई ऐसा नहीं है। अब वो चर्चाओं में रहते हैं अडानी अंबानी, तो किसी ने भी देखा कि चलो अपन भी इसमें फेंको इसमें एक पत्थर। मुझे याद आता है शिव भाई, लगभग 35 साल पहले इरिगेशन में एक एसडीओ के यहाँ छापा पड़ा था, तो लोगों ने कहा था कि वो छापा उसने खुद मरवाया है जी, ताकि एक तो थोड़ा सा ये भी हो जाए कि मैं अपनी ताकत का आकलन कर लूँ। दूसरा ये है कि लोगों को ये कहने को हो जाए कि यार इसके यहाँ भी छापा पड़ गया था, इनकम टैक्स वाले अब जल्दी नहीं आएंगे, अब कुछ दिन के लिए फुर्सत है, मौज करो। तो उस तरह की स्थितियाँ भी बन सकती है, क्योंकि ये लोग इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं कि इनको अगर कोई ईमेल करेगा तो कहाँ से करेगा उसकी मालूम पड़ जाएगा, गिने डालेंगे, उसके निकाल लेंगे उसके बाल तक कहाँ उसने बनवाए थे। जी। तो ऐसी स्थिति में 3 दिन तक लगातार धमकी देना और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो पाना, तो लगता है कि कुछ न कुछ होगा। और अगर हकीकत में कोई धमकी दे रहा है तो बहुत गंभीर बात है, क्योंकि देश के बड़े उद्योगपति और इनके यहाँ लाखों लाख लोग सेवारत हैं, तो देश के लिए भी एक तरह का ये समझ लीजिए खतरा हो जाता है। दूसरी खबर हम ले लेते हैं अयोध्या से। तीसरी खबर, स्वर्ण जड़ित 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। अभी टाइम है, जनवरी में है, लेकिन चुनाव के पहले इस पर खूब खबरें आएंगी। ये बातें पहले भी लोग कह रहे थे कि देखिएगा जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथि नज़दीक आएगी वैसे वैसे रामलला की खबरें खूब अखबारों में और चैनलों में आएंगी। तो क्या लोगों को संदेह सही साबित हो रहा है? हालांकि खबर तो है जी, क्योंकि हमारी आस्था के केंद्र हैं भगवान राम। देखिए, प्रभु श्री राम को अपन नकार नहीं सकते। जी। और ये भी सत्य है कि भाजपा के हाथ से लगभग अब मंदिर का मुद्दा हाथ से निकल गया है। नहीं तो इनका चुनाव के टाइम पे एक मुद्दा नारा रहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब वो मुद्दा लगभग इनके हाथ से निकल गया, मंदिर बन रहा है। तो अब ये क्या है कि उस मुद्दे को कैसे केस करवाएं जी। तो अब ये गिनाना चालू किए कि इतने एकड़ में मंदिर रहेगा, इतने में रहेगा। भी प्रभु श्री राम के सिंहासन को लेकर के जो एक समाचार निकल रही है जी, तो इसका जो डिंडोरा पीटा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये तय है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें कम से कम 10 से 15% भावनाएं जगा करके हम जी कि हम भगवान श्री राम के लिए कर रहे हैं जी, तो आप भी हमको कुछ इसके एवज में दो। तो ये लगभग है, लेकिन अच्छा है, हिंदू हैं हम लोग, हमारे आराध्य देव हैं, और उनकी शान में आप इससे 10 गुना भी लगाते हैं
जी जी। तो बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो हो सकता है भूपेश बघेल जी भी बोले अब शुरू कर दें कि राम पथ गमन पर हमने कितना जी। काम किया है, कौशल्या मंदिर को बनाने के लिए हमने क्या किया है। और ये तो सही है कि अवध का और छत्तीसगढ़ का बड़ा अटूट रिश्ता है। यहाँ भगवान राम का ननिहाल, भगवान, वाह। हम तो धन्यवाद देते हैं इन नेताओं को। जी नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम था कि श्री राम भगवान का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है। जी जी जी। इन हाँ, नेताओं ने, अध्यात्म के क्षेत्र में जिनको रुचि उन्हें तो पता था। हाँ, जी। इन नेताओं ने सार्वजनिक करके बता तो दिया कि कम से कम हम भी प्रभु श्री राम के ननिहाल के राज्य के निवासी हैं हमने। जी जी जी। और आज हमारी वो वर्षगांठ भी है राज्य की। हाँ, और बड़ी बात यह भी है ना कि हम लोग सब लोगों के साथ यही रहा है कि बाल्यकाल में ननिहाल बहुत अच्छा लगता था। जी जी जी। सबसे प्रिय जगह होती थी। थोड़ा सा अवसर मिल जाए तो ननिहाल जाएंगे, ननिहाल जाएंगे, तैयारियां चालू हो जाती थी। जी। तो भगवान राम के भी मन में रहा होगा कि उनका ननिहाल है, तो उनका छत्तीसगढ़ से विशेष प्रेम रहता है। और यही छत्तीसगढ़ को आज 23वीं उसकी सालगिरह है। 22 वर्ष का हो गया छत्तीसगढ़। वही छत्तीसगढ़ जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, भगवान राम की 14 वर्ष भगवान राम में से 10 वर्ष वो दंड कारण में रहे। दंड कारण को रीवा से लेकर के, मतलब वो चित्रकूट के वहाँ से लेकर के और बस्तर तक माना जाता था पहले। अब वो छत्तीसगढ़ हो गया तो ये सिमट गया, थोड़ा सा दायरा उधर निकल गया, सीधी सी बात, क्षेत्र निकल गया। उसी छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नया स्वरूप दिया था। 2000 में हमने अजीत जोगी को पहले मुख्यमंत्री के रूप में इसको छत्तीसगढ़ को गति देते देखा है। और उस समय जो हालात देश के थे, जैसे घर में बंटवारा होता है, वही स्थिति हमारी थी। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था और उसके बाद भी 3 साल में कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए किसी को, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी का। जोगी जी ने 3 साल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदलने की जो कोशिश की थी, या एक नींव रखने की कोशिश की थी, वो किसी से छिपा नहीं है और सराहनीय है। उसकी सराहना तो कांग्रेस के लोग और भाजपा के लोग भी करते हैं। 22 वर्ष हो गए। एक आंकड़ा है कि हम लगभग, पहले हमारा वार्षिक आय प्रति व्यक्ति हमारी 10,744 थी, अब 1,33,000 रुपये हो गई है। तो सीधी सी बात है, प्रगति तो किया है छत्तीसगढ़। कमलेश भैया, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें, मैं पहला तो भैया आलोचक समझ लीजिए, आज एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आज के भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन में हमारे यशस्वी जिन्होंने छत्तीसगढ़ हमको दिया जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो में आज देखने को मिली जी। नहीं तो लगभग हाशिए पे डाल दिया गया था इनको। जी जी जी। और आज उनकी देन है कि छत्तीसगढ़, और सही कहा आपने कि जोगी जी ने आज एक पहचान बनाया, ऐसे ऐसे नाम आज निकले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। जी जी। और एक चीज और है, इस राज्य के नाम के साथ में एक महतारी शब्द जुड़ा है, छत्तीसगढ़ी महतारी। और ये भी तय है कि छोटा भाई कमा रहा था, बड़ा भाई खा रहा था, जो मजाक में परिहास में कहते थे कि हमारा घर होता है। हमको जब हमारा घर मिला, ठीक है खपरेल का था, छप्पर का था, लेकिन हमारा घर था। वो तो अजीत जोगी जी मजाक में बोलते थे, ऐसी गाय है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की, खिलाते हैं हम दूध, मध्य प्रदेश दूध लेता है। तो थी वो स्थिति। और अब समझ में भी आ रहा है कि आज 23 वर्षों में आज हम लोग अपने आप को एक स्वतंत्र, एक स्थापित और एक अच्छे राज्य के अपने आप को नागरिक के रूप में गर्वान्वित महसूस करते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सबों को बहुत बहुत बधाई। और छत्तीसगढ़ के विकास में नेताओं ने ही नहीं, हम आपने सबने बड़ी भूमिका निर्वहित की है। और प्रयास ये किया है कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सभी राज्यों में सिरमौर बने, और वो प्रयास हम करीब करीब उसमें सफल हुए हैं। बस ये है कि नेताओं को थोड़ा सा ईश्वर सद्बुद्धि दे। अजीत जोगी, फिर मुझे उस व्यक्ति का नाम याद आता है कि जब उनका शासन था तो उन्होंने इतना कम कर दिया था स्थापना व्यय कि पूरे भारत में अव्वल नंबर पर थे, 22 से 24% के आसपास खर्च था। आज तो मुझे लगता है कि 80 के आसपास हो गया होगा। स्थापना में क्या पूरा फंड जा रहा है अभी भी कमलेश भैया। लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे हैं आपके लोकप्रिय मंच के ऊपर में, तो कुछ आलोचना अगर किसी चीज की ना हो तो मैं मानता हूं कि हमारा बोलना बैठना अधूरा रहता है। समालोचना आज भी जो छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ देखिए, पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। इतना हमारे यहाँ दिए खनिज संसाधन है, हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, हमारे यहाँ आज कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य, ठीक है हमारा राज्य बहुत आगे बढ़ गया, सक्षम है। लेकिन आज भी इलाज के मामले में कमलेश भैया, मेरी बात से शायद हमारे सम्मानित दर्शक भी सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं हम अछूते हैं अभी भी।
थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम बढ़ता है तो हमको विशाखापट्टनम, नागपुर, हैदराबाद, दिल्ली, दूसरे राज्यों की शरण में जाना पड़ता है। अच्छी शिक्षा के लिए भी हम अपने बच्चों को कहाँ जा रहे हैं, कोटा भेज रहे हैं बच्चे को। जी जी। आज इंदौर जा रहा है, आज विशाखापट्टनम जा रहा है। तो कम से कम इन चीजों के ऊपर में भी अगर हमारे यशस्वी नेता लोग ध्यान दे तो कहीं ना कहीं ये का भला होगा, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ हम सबका भला है इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और अभी राजनीति करने का अवसर है। लोग विधानसभा चुनाव चल रहा है, 17 तारीख को होना है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो इस समय इन राजनेताओं को यह भी बताना चाहिए कि वो कितना फ्री में दे रहे हैं, उसको छोड़ दें। देश के छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नीतियां हैं? इसके एस्टेब्लिशमेंट पे कितना, उस एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अधोसंरचना पे। और इस तरह जो आपने कहा शिक्षा में वो बोलते हैं कि हम तो स्वामी आत्मानंद को चालू करके एक नई दिशा दी है छत्तीसगढ़ को, लेकिन हायर एजुकेशन में, या जैसे फिर अजीत जोगी की बात आ रही है कि मैं उनका कोई फॉलोअर नहीं हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, तो चले गए दुनिया से, लेकिन वो कहते थे ना कि भिलाई क्षेत्र को, जहाँ पहले से कुछ है, इसको एजुकेशन हब बनाया जाए। जी थी उनकी, और प्रयास भी उस दिशा में हुए। और उसके बाद फिर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज आए। अब अलग बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई जा नहीं रहा, लेकिन प्रयास जो हुआ था, एम्स भी उसी समय स्वीकृत हुआ था। तो प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे देश के, हमारे प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश में न जाना पड़े शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। वो व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में हो, इसको भी राजनेताओं को अपने उसमें एजेंडे में लेना चाहिए। भूपेश बोले सावधान, भाजपा ने खड़ा किया वोट कटवा पार्टी। वोट कटवा पार्टी किसको कह रहे हैं? जोगी कांग्रेस, आप पार्टी, हमर राज पार्टी, ये सब वोट कटवा है। तो इसमें एक पार्टी को आप पार्टी को भी वोट कटवा नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा से उनकी दूरियां चल रही है। दो जगह उनकी सरकार है। और जोगी कांग्रेस को भी आप नजरअंदाज करके नहीं चल सकते, क्योंकि पिछली बार उनके भी पांच विधायक थे और अभी भी वो पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन राजनीति है इसमें, तो कांग्रेस ने कुछ कहा, भूपेश जी ने कुछ कहा, तो इन्होंने भी कुछ कहना है आगे चल के। नहीं, वो भी इनको लगा ना कि इनके द्वारा जो उपेक्षित नेता थे, जी, उनको ससम्मान इन पार्टियों ने हाथों हाथ ले लिया। जी, तो कहीं ना कहीं तकलीफ पीड़ा तो होती है। हाँ, वोट तो काटेंगे उनके, वोट तो काटेंगे उनका। जी। तो ये अभी ये सब चलेगा। और इसी चलने चलाने के बीच में केजरीवाल की बात आई। अब आ गया दिमाग में, तो खबर है अंदर जी। हम चैनल पे देख रहे हैं कि कल उनको बुलाया है ईडी ने जांच उसके लिए, इंक्वायरी के लिए। तो कल, यानी बीते हुए कल को 6-7 आपके नेताओं ने दिन भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ही चीज जो बोल रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। आपको समाप्त करने के लिए उन्होंने 3 बड़े नेताओं को तो पहले गिरफ्तार कर लिया था। अब वो अरविंद केजरीवाल पर भी हाथ डाल रहे हैं और बहाना उनको मिल गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को अस्वीकृत कर दिया। इसका मतलब है कि जांच एजेंसियों ने पर्याप्त सबूत दिए हैं, इसलिए उनकी लोअर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो गड़बड़ पार्टी ने किया है, पार्टी के नेताओं ने किया है, तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ ऐसा उनको संदेह है जो हो रहा है, संभव है कुछ न कुछ उनके पास नहीं होगा। पूरी संभावना है जी कि जिस टाइप से सारी चीज़ों के बाद में उनको डिप्टी सीएम को, संजय सिंह को, सबको न्यायालय में भेजने के बाद में ईडी ने यदि इस मामले को फिर से उधेड़ा है और मनीष हमारे केजरीवाल जी को जो नोटिस दिया है, सम्मन्स दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको गैंग का सरदार बना करके जी कि आप सीएम हो, आप इस गैंग के सरदार हो जी, और आपके दिशा निर्देश पे काम हुआ है जी, हमारे पास पुख्ता सबूत है, तो उनको बैठा भी सकते हैं। और इसी भय से आज आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आज बैठ करके पूरी तरीके से आश्वस्त होकर के कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। जी बिल्कुल। और वैसे भी चुनाव का समय है और केजरीवाल जी कुछ ज़्यादा ही उछल कूद पूरे देश में चली है उनकी, हर चुनाव में, और करते भी हैं, उनका स्वभाव भी उसी ये भी तय है कि इस टाइप की जो योजनाएं हैं, ये कोई भी पार्टी बैठे उनको मालूम रहता है कि इसमें छेद कहाँ है, इसमें पोल कहाँ है। हाँ, कोई छोड़ करके अंदर ब्लैकमेल करता है, कोई बोलता है नहीं इसको निपटा दो इकट्ठे। तो इनको पावर, इनको पॉइंट मिल जाते हैं और उस पॉइंट के तहत आज नेता जेल में आज सफर कर रहे हैं। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि एक मुख्यमंत्री को भी आज जाना पड़े।
संभव है क्योंकि मनीष सिसोदिया को जिस समय गिरफ्तार किया गया था उसके पहले इस तरह का वातावरण बनना शुरू हुआ था और आप पार्टी उस समय भी कहना शुरू कर दी थी कि मनीष को गिरफ्तार किया जा सकता है। और मनीष को जब वहाँ आखिरी दिन, मतलब आखिरी दिन से आशय जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि 2-3 बार उसके पहले उनको ईडी ने छोड़ दिया था पूछताछ करके, तो ये लगा था कि अब इसमें हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब बाकायदा जुलूस की शक्ल में ईडी कार्यालय पहुंचे थे, वो सभी भी याद होगा, आप सबों को वीडियो देखा होगा आपने। तो वो हो सकता है अरविंद केजरीवाल भी उसी तरह का ड्रामा करे। ड्रामा में शब्द इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो मनीष वाले मामले में यही हुआ था, करते तो हो सकता है ये भी वही करें। तो कुल मिलाकर क्या कहा जाए इसको, आपकी ईमानदारी कहा जाए कि भाजपा की ईमानदारी कहा जाए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, क्योंकि यह भी आरोप भाजपा पर लगता है कि जो इनकी पार्टी में आ जाता है तो गंगा जी की तरह उसको हाँ साफ कर देते हैं। लोग बोलते हैं बिल्कुल अब इसका सारा दोष माफ है। कमलेश भैया दोनों इसमें जो है ना, आम आदमी पार्टी इसमें ईमानदार दिख रही है, ना भाजपा ईमानदार दिख रही है जी। बस ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज इनके पास में सरकार में बैठे लाठी है भाजपा के पास में, तो ये किसी को भी हकाल सकते हैं, किसी को भी दोषारोपित कर सकते हैं। जी जी जी। आज शराब का व्यवसाय किसी भी आम आदमी समझने लगा है कि इसमें कितना बड़ा खेल है। जी जी। अगर आज इसमें खेल नहीं रहता तो अच्छे अच्छे राज्य अपने राज्यों में शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी कर चुके होते हैं। जी जी जी। सबको मालूम है कि सरकार व्यक्तिगत लाभ भी है और सरकार को लाभ तो मिलता है। एक्साइज इतनी बड़ी वो है कि इसमें सरकार भी चल रही है और उनका घर भी भर रहा है, पार्टी भी चल रही है। जी जी जी। तो उसको लेकर के इस टाइप की कार्रवाई थोड़ी सी समझ से भी परे है कि आप कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष के उसमें आप ये कार्रवाई को और आगे बढ़ा रहे हैं। स्वाभाविक है, होता ही है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चढ़े रहते हैं नरेंद्र मोदी को ऊपर एकदम जी, तो उनको भी लगता है कि मौका मिल गया। मौका मिल गया, इसको भी आप बता दें कितना ईमानदार है। 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मोदी, योगी, शाह तीनों आ रहे हैं। मतलब ये 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ में ये तीनों प्रमुख नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शाह बोलने से अमित शाह, मोदी जी हो गए, और उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी जी, ये तीनों 4 नवंबर के यहाँ होंगे। तो 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ की फिजा बड़ी गर्म रहने वाली है। देखिए, ये तो तय है कि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन इनका फोकस छत्तीसगढ़ है जी। इतनी बार, इतने पूरे कार्यकाल में मोदी जी कभी छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लिए होंगे जितने बार। अमित शाह भी लगातार आ रहे हैं। अमित शाह लगातार जी, उन्होंने तो इसको लोकल टाइप का बना लिया है। तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि इनको लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कहिए या भूपेश सरकार कहिए स्थापित हो अच्छे से है कि इसको हिलाना है। और जिस टाइप से उन्होंने अपने हाथ में नियंत्रण में रखा है, अब वो चूंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो मालूम पड़ता है कि झारखंड से कोई सांसद आकर के बैठे हुए हैं, कभी कुछ बैठे हैं, हर जगह पर्यवेक्षक बैठे हैं। तो इन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है कि ऐसी पार्टी को पहले हटाएं, ऐसे सरकार को पहले हटाएं जिनको ये एटीएम कहते हैं कि आज कांग्रेस का एटीएम है छत्तीसगढ़। जी जी जी। तो इन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और इसीलिए आज राजस्थान और अन्य राज्यों, मध्य प्रदेश को छोड़ करके आज ये छत्तीसगढ़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक इशारा किया आपने। एटीएम है कांग्रेस का, ये आरोप तो हमेशा लगाते रहे हैं। तो मौका मिल गया है तो इस एटीएम को बंद करें कांग्रेस के, लेकिन इतना जल्दी बंद होने वाला नहीं है। पिछली बार 64-65 सीट पाए थे जी। तो लोग बोलते हैं कि हाथी कितना भी दुबला जाएगा वो बकरी तो नहीं होगा ना, सांड तो रहेगा, कम रहेगा। लोग ये मान रहे हैं कि कुछ भी हो, सरकार बनाने की स्थिति में तो कांग्रेस रहेगी। हालांकि ये तो 3 दिसंबर को ही पता लगेगा, क्योंकि राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है, कभी कोई भावना घर कर जाती है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी 3 बार की सरकार रही और 15 सीटों पे निपट जाए। जी जी जी, ऐसा कई जगह हुआ। उसके पहले भी दिल्ली में नहीं हुआ था। दिल्ली में खाता नहीं खुली, शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री नहीं है जी। तो ये स्थितियां बनती हैं और वो उसको सबको देखते हुए भी लोगों का दिमाग, जो अभी बात किसी से करोगे जो राजनीति के पंडित कहे जाते हैं तो बोलते हैं भैया कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या 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 होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। माता पिता की डांट से बच्चे की ब्रेन वायरिंग पर बुरा असर होता है, रिलेशन रिपेयरिंग से इसे कभी भी सुधार सकते हैं। अब हमारे पिताजी लाठी से बात करते थे, डंडे से नहीं मारते थे, लाठी से मारते थे। गलती हो गई तो उठाओ लाठी, हाथ पाँव तोड़ दो, और टूट भी जाता था, फिर वो ले जाते थे, उसको ठीक भी कराते थे। हम लोगों ने बच्चों को डंडे से मारना शुरू किया। अब हमारे बच्चे मारते तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे उनमें थोड़ा थोड़ा असर तो पड़ा है। कोई थोड़ा डीएनए का भी असर रहता है तो पीटते हैं। ये जो पीटना है कर तो देते हैं हम,
लेकिन ये खबर सही है कि हम कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ज्यादती जो करते हैं ना, अपने हिसाब से सही करते हैं लेकिन उनके हिसाब से जाती है, तो उनके दिमाग पे इसका असर तो बहुत बुरा पड़ता है। जल्लाहट होती है, फिर वो मौके की ताड़ में रहते हैं कि कब मौका मिले, बुढ़ऊ हो तो फिर बताएंगे। तो ये जो भाव रहता है, ये इस अध्ययन से ये तो समझ में आता है कि नहीं, उसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चर्चा कमलेश भी आपने इसके माध्यम से निकाला, और मैं तो बोलता हूँ कि ये वो सार है जिसको हम अगर ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप आने वाली अपने पीढ़ी के साथ में कहीं ना कहीं आप एक अच्छा व्यवहार आप लेकर के आ रहे हैं। जी जी, सही कहा पहले, और मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ कि शादी के बाद तक हमने हमारे पिताजी की हाथों की मार खाई है। जी जी। लेकिन उस समय हमारे दिमाग में एक भाव रहता था, उनके प्रति सम्मान ही रहता था। आज वर्तमान परिवेश में लोगों की सोच बदल गई है। हम हमारे पिताजी को आज तक कभी बुढ़ऊ शब्द से नहीं बोले जी, लेकिन अभी आप देख लीजिए, जो अभी की जो जनरेशन है, जी जी जी, वो खुले आम पान ठेले पे कहते हैं तो वो पिताजी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। जी जी, वो बुढ़ऊ, बूढ़ा, ये शब्द चलता है। और बहुत अच्छी चीज़ आपने कहा कि अगर हम बच्चों के साथ में यही बर्ताव रखते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे साथ ऐसे किए, हमारे पिताजी ने हमारे, हम भी हमारे बच्चे के साथ करें। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, वो हमको मारते भी थे तो हमको पुचकारते थे। जी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कमलेश भैया कि अगर आप ठीक है गलती पर डांटिए, लेकिन डांटने के बाद आपका भाव उन बच्चों के प्रति नरमाई के उसमें भरा हुआ होना चाहिए। जी, उसका हालचाल आपको पूछना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बेटा तूने गलती किया इसलिए मैंने तेरे साथ ऐसा किया। जी। लेकिन लगातार आप उसको डांटते रहेंगे तो निश्चित मान के चलिए एक दिन वो लड़का आपके लिए बागी हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि मेरे पिताजी के मन में, मेरे बाप के मन में मेरे प्रति घृणा है। जी जी। तो घृणा का भाव ना आए, आप उसके गार्जियन बन करके डांटिए, लेकिन एक पालक बन के उसको पुचकारिए। बिल्कुल, दोनों तरह का, कुम्हार की तरह का हमको जी। व्यवहार उसके साथ रखना चाहिए कि ऊपर से आप कठोर रहे लेकिन अंदर से नरम रहे, और उसको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे कुम्हार अंदर से हाथ लगा के उसको ठीक करता है, बाहर से पीटता है, तो बच्चे को भी लगे कि हमारे किसी गलत काम की वजह से मुझे पीटा गया, लेकिन संवारने का काम भी दूसरा हाथ कर रहा है। तो ये भाव उनके मन में आ जाता है कि नहीं, हमारे अच्छे के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब वही उनको लगे कि हमारा बाप हमारा प्रतिद्वंदी हो गया है, तो स्वाभाविक है कि बागी हो जाते हैं, क्लेश बढ़ेगा। और कई बार परिवारों में देखा जाता है, हम लोग समाचार भी लगाते हैं कि पिता ने नाराज होकर के पुत्र की हत्या कर दी, या पुत्र ने नाराज होकर जी, आए दिन आजकल समाचार आ रहे हैं, इस तरह की खबरें आती हैं। तो इस तरह की खबर हम ना बने, इसलिए जरूरी है कि थोड़ा सा उस पर बुद्धि लगाएं। करवा चौथ पर 100 सालों बाद अद्भुत संयोग, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कोरबा से जुड़ी हुई खबरों की पहले थोड़ी जानकारी आपको दें। मतदाताओं को रिझाने ट्रक से आ रही थी साड़ी, पुलिस ने किया जब्त। एक अखबार की पहली खबर, पुलिस ने धारा 102 के तहत जब्त कर मामले की शुरू की जांच। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पटाखे का अवैध भंडारण, पुलिस ने मारा छापा। पति की दीर्घायु के लिए सुहागिन आज रखेंगी करवा चौथ का व्रत। जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री व सरदार पटेल की मनाई पुण्यतिथि। 65 केंद्रों में 7378 किसान और 6384 हेक्टेयर रकबा बढ़ा। पहले दिन किसी ने नहीं लिया टोकन। धान खरीदी से जुड़ी खबर एक अखबार ने प्रमुखता से छापी है। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने पर चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। भरिया समाज ने कलेक्टर को पत्र लिखकर बताई समस्या। सूरजपुर से पहुंचा 11 हाथियों का झुंड। बनिया में 48 हाथियों ने रौंदी फसल। 56 प्रत्याशियों का नामांकन पास, 5 का हुआ निरस्त। कोरबा विधानसभा में सबसे अधिक 22 प्रत्याशी, सबसे कम पाली तानाखार में 9 बचे। लापता महिला का 2 दिन बाद नहर में मिला शव। ये दर्री की खबर है। पहले राजनीति की बात कर लें, फिर चलते चलते हम करवा चौथ की बात करेंगे। 56 प्रत्याशियों का नामांकन पास, 5 का हुआ निरस्त। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी कोरबा से, चूँकि सामान्य सीट है, हर आदमी यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद कटघोरा का नंबर आता है। कोरबा पे लोगों की ज़्यादा दृष्टि है। तो चूंकि 3 तारीख तक नाम वापसी का समय है, तो सारा खेल आज कल परसों के बीच में होना है। तो कई लोग तो इसलिए नामांकन में आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पहले इस तरह की बातें आई और हम और आप ये चर्चा भी करते रहे हैं गली मोहल्ले में या आपस में जब बैठते हैं चाय पीते हुए, तो बात ये ज़रूर होती है कि कौन किसके हाथों बिका। इस तरह की बातें आती हैं। हो सकता है इसमें भी कुछ लोग हों, कोई बड़ी बात नहीं रहे हो कि हाँ भाई कुछ आए तो उसके बाद में नामांकन वापस ले लूँ अपना। कमलेश भैया, एक तो नगरीय निकाय शहर की विधानसभा है जी, इसमें रूरल एरिया उतना है नहीं जी, और जिस टाइप से लोगों को लगने लगा है कि कुछ बोला जाता है भाई कि कुछ संपन्न लोग, सेठ धनाढ्य लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम भी नामांकन भरने में क्या बुराई है।
नाम वापसी लेंगे, पैसा तो मिल ही जाएगा जी लेकिन नाम वापसी के लिए जो सौदा होगा तो कुछ अर्थ लाभ हो जाए जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें अधिकांश लोग, क्यों, उन्हें पता है कि मेरे को मेरे घर के वोट नहीं मिलेंगे और मैं नामांकन फाइल कर रहा हूं, तो एक तो चर्चाओं में आने के लिए और दूसरा आर्थिक लाभ के लिए। जी जी जी। और कुछ लोगों को इसलिए भी खड़ा किया जाता है कि जिस टाइप से कसावट हो जाती है अंदर में जब वोट गणना होती है, हाँ, तो उनके जरिए कुछ तो एजेंट उनके जरिए हमारे आदमी अंदर में जा करके बारीकी से नजर रखें। जी तो कुछ लोगों को पार्टियां भी खड़ा करती है कि तेरे नाम पर 5 आदमी अंदर तो जाएंगे। जी। और कई लोग वोट कटवा के और भी हाँ, उनको- और वोट कटवा वाला भी हिसाब है कि मिलते जुलते नामों से आप खड़ा कर दीजिए, कुछ जी। पार्टी के लोगों को, जातिगत लोगों को खड़ा कर दीजिए। जी तो समीकरण है, इसमें दो ही चीजें हैं कि कुछ लोग समीकरण सेटिंग के चक्कर में नाम भरते हैं जी। कि सेटिंग होगी तो मेरा डायरेक्ट संबंध हो जाएगा सामने वाले से, अगर मंत्री हुआ तो मैं कल उसको ताव से बोल सकता हूं कि तेरे कारण मैंने नाम वापस लिया, जी। और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं तो आदमी अपनी छीछा लेदर करवाने के लिए मालूम पड़ रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ा तो उसको 200-400 वोट मिलते हैं, जी। तो उसके लिए अगर गंभीर व्यक्तित्व का आदमी होगा तो नहीं भरेगा, हाँ, नाम वापस ले लेगा, नाम वापस ले लेगा। गंभीर आदमी होगा नाम वापस ले लेगा, गंभीर आदमी होगा नोट के लिए तो नोट भी ले लेगा। हाँ, नोट भी लेगा और एहसान भी बताएगा। दोनों चीजें होती है। मतदाताओं को रिझाने ट्रक से आ रही थी साड़ी, पुलिस ने किया जब्त। कल 2 घटनाएं हुई, परसों रात की घटना थी तो कल अखबारों में आई, और कल हमने उसको आपको दिखाया भी था कि लगभग 9000 साड़ियाँ एक ट्रक में लेके लाई जा रही थी। उर्गा पुलिस ने उनको पकड़ा, उनके विरुद्ध कार्रवाई धारा 102 के तहत। और कल सुबह तकरीबन 9 बजे बांगो पुलिस ने एक वहाँ पे जो जांच चौकी बना रखी है, वहाँ पे पता लगा कि एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था चद्दर, 1088 चद्दर ऐसे कुछ उसका आंकड़ा था, उसको जब्त किया गया। वो 1,72,000 के आसपास की चद्दर थी, वो भी पकड़ी गई। रहने वाले बिहार के, लेकिन वैसे वो कोरबा में रहता है, जो उसका व्यवसायी था। ये जो जा रही थी वो तो कहाँ जा रही थी भगवान जाने, जो लेकिन जो आ रही थी तो कोरबा ही आ रही थी जी। क्योंकि कोरबा से आगे जाने का कोई रास्ता है नहीं, रास्ता है भी तो जिसको जाना होगा बस, तो बस। अगर आगे जाना होगा तो तो कटरा नेशनल हाईवे से सीधा जाएगा, निकल जाता। तो इसका मतलब कोरबा ही आ रही थी। तो अब लोग आपस में मजा ले रहे हैं कि भाजपा की साड़ी थी कि कांग्रेस की साड़ी थी। तो कुछ लोग ये कह करके भी थोड़ा सा गुस्सा जताते हैं कि यार आ तो हमारे लिए रही थी, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमको तो मिले। वही जो कहावत है ना कि भाई गुड़ डाल के मुंह में पीटेंगे तो बोले पीट भाई, रस तो मिलेगा। तो किसी की भी हो, मिलती तो कोरबा वालों को, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया। खैर परिहास की बात है, पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है। और इसमें भी इसको परिहास में कहें तो राजनेता भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं क्योंकि उनको बांटनी है। कमलेश भैया 2 लाइन याद आ रही है जी कि इस चुनावी माहौल में आम मतदाता है परेशान। जी इस चुनावी माहौल में आम मतदाता है परेशान। ये लोकतंत्र का महोत्सव है कि खरीद फरोख्त की है दुकान। ठीक ठीक ठीक। और ये तय बात है जी कि एक ही टाइप की साड़ियाँ इतनी लंबी मात्रा में आती है जी तो उसको समझ जाएगा आदमी कि ये दुकानदार नहीं है। दुकानदार एक ही किस्म की साड़ियाँ अपने यहाँ नहीं बुलवाएगा। वो एक सेट इस साड़ी का, एक सेट उस साड़ी का, उस साड़ी का, ये बंटने के हिसाब से ही। लेकिन कहा जाता है कि कुछ लोगों ने बांट करके काम खत्म कर दिया और कुछ लोगों को एक बहाना मिल गया कि हम भी बांटते। जी जी जी। अभी कई निर्दलीय प्रत्याशी बोलेंगे वो मेरा माल था मैं भी बांटता, पुलिस पकड़ ली, आप ही लोगों के लिए बुलवाया था। जी। तो ये तो बंटने का था और अच्छा है पुलिस ने कम से कम ये जो वातावरण चल रहा था खरीद फरोख्त का, कई निर्दोष बकरे अभी बंधे अपनी बारियों को इंतजार कर रहे हैं, कई झोपड़ियों में बंधे हैं इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुकान तो वहाँ लगती है छुरी में जी, वो पेट्रोल हाँ पंप बस पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ नवोदय के सामने में लगती है। 2-3 दिन बाद से मेरे को लगता है कि दूसरे प्रदेशों से, चूंकि मध्य प्रदेश में भी चल रहा है वहाँ भी खपत होगी, लेकिन इधर उड़ीसा से, झारखंड से, यहाँ से सब बकरों की बलि चढ़ाई जाएगी लाके यहाँ। कई वो है और ये वातावरण और अच्छा है इस टाइप की होने से। कई तो लोग जो प्लानिंग भी बनाए होंगे कि नहीं कसावट ज़्यादा है मत लाना। लेकिन एक दुखदाई पहलू भी ये है कि इसके ऊपर में कम्युनिस्ट भैया कहीं थोड़ा सा नियंत्रण और इसलिए जरूरी कि कई जो व्यापारी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा कष्टप्रद है। जैसे कल या तो इनको जो हमारे चैम्बर के अध्यक्ष हैं या उनसे ऐसा कुछ सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र लेकर के जाएं कि ये व्यापारी हैं। और आज चालू हो गया है, आप व्यापार खरीदी के लिए रायपुर जा रहे हैं, अगर आपकी जेब में 4-5 लाख रुपया है
तो आपको देना पड़ेगा 5-10 हज़ार रुपया। जी जी। नहीं तो ऐसी स्थिति में लोगों को अपना हिसाब भी तो पूछते होंगे लोग कि भाई आप ये कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं, उसका कुछ हिसाब कमलेश किताब भैया, बता दें। ये व्यवहारिकता में तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इतना बारीकी से एक एक पैसे का ऐसा बैंक का लेकर के हिसाब किताब लेकर के जाना हाँ, जरा संभव नहीं है। संभव नहीं रहता। जी जी जी। तो इसको समझना होगा पुलिस वालों, क्योंकि कल भी एक व्यापारी से पकड़ा गया है वहाँ 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कुछ ऐसा दीपका पुलिस ने पकड़ा। अब 3 लाख 4 लाख रुपया लेकर के कोई बांटने के लिए नहीं जाएगा। नहीं वो ठीक है, वो भाव तो हमारा ये है, लेकिन उनको ये लगता है कि हो सकता है टुकड़े टुकड़े में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सही बात है, ये उसके भी हिसाब से हो वो सकता है। अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है वो भी। लेकिन हमको भी अगर जाना है, कोई आवश्यक है, तो उसके लिए कोई उपाय होगा, लेकर के जाए, कोई उपाय होगा। जी जी। क्योंकि ये कुछ दिन का समय है, ये कुछ दिन हमको पार करना पड़ेगा 17 तारीख तक। 17 को मतदान के बाद तो फिर स्थिति सामान्य हो जानी है। तुम इतने दिन तक थोड़ा सा बचे रहे, क्योंकि फिर आपको जब्त हो जाएगा तो तमाम उसके लिए प्रमाण लाओ, परेशानी हो। वो हो गया ना कमलेश भैया कि अब दिवाली की भी आपकी बाजार की खरीदी है। जी जी जी। और आदमी ये देखता है कि मैं नकदी पैसा देकर के आऊंगा तो मेरे को 2 पैसे सस्ते मिलेंगे खरीदी में, एक भाव ये भी रहता है उसका। और दीपावली जैसा त्योहार साल भर इंतजार रहता है, साल भर इंतजार रहता है कि आ रहा है, लोगों से पैसे लेके, उधारी लेकर के, फाइनेंस लेकर के जी 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 करते हैं। कई लोगों ने अभी बोलने का सार यह है कि कई लोगों ने आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि हमसे वो किया था कि भैया आपका कोई परिचित है क्या रायपुर में? जी भैया वहाँ 5 लाख रुपए चाहिए। हाँ, वो क्या करेगा आदमी, उसको लगता है कि यहाँ से रायपुर जाने के बीच में अगर हाँ, कहीं हो गया, कई जगह बैरियर है, छोटे छोटे वो हैं, यहाँ के लोग तो समझ जाएंगे, लेकिन रास्ते के लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा? तो ये पीड़ा, तकलीफ, ये अव्यवस्था व्यापारियों को तकलीफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको ध्यान देने की जरूरत है प्रशासन को भी। लेकिन अब क्या कहा जाए, कुल मिलाकर वातावरण ऐसा है, तो वो अपना काम करें, आपको भी अपना काम करते समय, क्योंकि उनको तो आपके व्यापार से मतलब नहीं, उनको तो मतलब इससे है कि उनको चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया उसके हिसाब से काम करना है। लेकिन हमें आपको, हमारी गाड़ी कमाई कहीं लफड़े में न फंस जाए, इसलिए उसको लेके भी जा रहे हैं, तो बाकायदा जैसे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी रहे और उनको आप संतुष्ट कर सकें, इतना आपके पास प्रमाण होना चाहिए, तभी वो ठीक रहेगा। करवा चौथ पर 100 सालों बाद अद्भुत संयोग, मृगशिरा नक्षत्र बुधादित्य योग के साथ शिव परिग व सर्वार्थ सिद्ध योग, बड़ा खतरनाक शब्द है सब। इसमें 100 सालों बाद ऐसा अद्भुत संयोग हुआ है। मैं परिहास में इस बात को कहा करता हूँ कई बार कि जैसे हमारे यहाँ श्रीमती ने कहा कल फ़ोन करके कि मैं जा रही हूँ थोड़ा बाजार, तो मैं बोला क्या हो गया? बोले बहू को लेके जा रहे हैं, ताला लगा के जाएंगे। क्या? बोले साड़ी खरीदने जा रहे हैं। हमने कहा कि एक छोटी साड़ी की दुकान घरे में खोल लो और उसी को पहनो और बेच दो। महिलाओं को साड़ी की, आपने कहा था ना कि महिलाएं अभी एक तरह की साड़ियां नहीं होंगी तो कोई वो व्यापारी नहीं लेगा, क्योंकि एक साड़ी अगर किसी महिला को खरीदना होता तो कम से कम 30-40 कलर तो देखती है। बराबर तो वो दुकानदार भी कंझा जाते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, उनकी आदत में भी शामिल होता है। तो ये तो परिहास की बात है, साड़ी वाली बात उनको। और वैसे भी स्त्रियों को भगवान ने कुछ ऐसा बनाया, चाहे छोटी बच्ची हो 2 साल 3 साल की, मेरी एक पोती है, वो आईने के सामने खड़ी हो जाती है और सजने की कोशिश करती है, तो ईश्वर प्रदत्त है ये, इसको उनकी बात नहीं कहते। परिहास में हम लोग कहते हैं कि सत्यनारायण स्वामी की कथा भी सुनने जब स्त्री बैठती है ना तो पाउडर लगा के बैठती है। पड़ोसी के यहाँ कोई मर गया होता तो वहाँ भी जाती तो आईने से होकर गुजरती है। तो ये उनके स्वभाव में शामिल है, ये ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन ये करवा चौथ के दिन सवेरे से लेकर के शाम तक हम लोग 2 घंटे बाद पानी नहीं पिए तो गला सूखने लगता है। दिन भर का व्रत पति के लिए ये, और वो भी इस बार बोल रहे हैं कि 100 सालों बाद ऐसा अद्भुत संयोग है। 3 योग बताया उन्होंने, इस अखबार ने जो लिखा है जी, उसके हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो महिलाओं के लिए थोड़ा और ये हो जाता है कि भाई इस बार योग कई एक साथ जुड़ रहे हैं, तो हमको और कठिन तपस्या करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करनी चाहिए। कमलेश भैया सही है कि एक आदिकाल से चला आ रहा है, मतलब अपन शास्त्रों में पढ़े हैं, ईश्वरीय उस पर चले आ रहा करवा चौथ जी। ये भी उतना सही है कि 2 अनजान लोग अग्नि के 7 फेरे लेते हैं जी, और गले में जब मंगलसूत्र पड़ता है उसी समय से उस स्त्री के मन में उस पति के प्रति भाव आ जाता है जी। आज चोट आदमी को लगती है, लेकिन उसकी पीड़ा उसकी पत्नी के चेहरे पर उतर आती है जी।
आज वो कितना भी तैयारी करे, लेकिन कांच के सामने में खड़े होकर के जब वो सिंदूर की चुटकी अपने मांग में लगाती है तो उसको अपने पति की सेहत का ख्याल आता है। करवा चौथ तो है, लेकिन ये भी एक ईश्वरी वो है कि एक अनजान अग्नि के फेरे लेकर के आपके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित, आपकी समस्याओं के प्रति चिंतित, आपके हर कामों में समर्पण की भावना लिए एक नारी खड़ी हो जाती है। और वो करवा चौथ हम बोलते हैं आज निर्जला रहेगी, व्रत उपवास करेगी, अरे उस नारी के मन में तो शुरू से आपके दीर्घायु होने की कामना है। जी जी जी। बस ये है कि समय के साथ साथ दौर बदलता है। अब देखिए मेकअप रहेगा, सब रहेगा, चलनी लिए रहेंगे। अरे हमने तो उन महिलाओं को देखा यहाँ तक घूंघट लगा करके, लेकिन आज सिर पे पल्लू नहीं रहेगा, लेकिन मेकअप भरपूर रहेगा, करवा चौथ की व्रत करेंगे। जी जी। उसको कुल मिलाकर उत्सव का रूप दे दिया गया है। उत्सव महिलाएं, बताया ना कि महिलाएं वैसे भी सजने संवरने की उनको ईश्वर प्रदत्त क्षमता दे रखा है इस विधाता ने। तो सीधी सी बात है कि वो उस दिन तो और जरा उनका उसकी तरफ मन जाता है। और ये बात सही है कि 22 साल, 24 साल, 25 साल एक घर में रहना और उसके बाद छोड़ करके एक अनजान परिवार के साथ नाता प्रारंभ करना और ताजिंदगी उसका होके रहना, ये स्त्री कर सकती है, पुरुष के बस की बात पुरुष नहीं कर सकता। ये कह लीजिए कि हम बचपन से उनके मन में ये भाव डाले रहते हैं, या ईश्वरीय कृपा है, ईश्वरीय विधान है कि वो पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहते हैं हमको ऐसा करना है। और कोई भी व्रत हो वो महिलाएं ही रखती हैं, पुरुष के पाले में कोई ऐसा व्रत नहीं है कि अपनी पत्नी के दीर्घायु के मांगे। जी ठीक है। अच्छा, व्यवस्था भी हमारे समाज ने ऐसी दे दी है कि भाई जो आपकी पत्नी कोई व्रत करेगी तो उसका आधा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी है जी। तो आप खाएंगे हम और पेट उसका भरेगा, ऐसा तो होता नहीं है भाई। पूजा पाठ वो कर रही तो लाभ उसी को मिलेगा, लेकिन जब वो खुश है तो परिवार खुश है, क्योंकि गृहिणी वो लक्ष्मी है। तो इसलिए वो व्यवस्थाएं ऐसी कर दी गई कि आप पूजा पाठ में उनके विघ्न मत डालो, यही सोच करके कि चलो जो कर रही है आधा हमें भी प्राप्त होगा। हैं कमलेश भैया, ऐसे कुछ धर्म, ऐसे संस्कार, ऐसी कुछ रीतियां जी जी कि गर्व महसूस होता है कि हम एक ऐसे संप्रदाय से हैं, ऐसे समाज से हैं, ऐसे देश से हैं कि जहां आज भी इस टाइप की रीतियां चले आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल गर्व होता है कि हम भारत में पैदा हुए हैं जी। ऐसी धरती जहां सारे अवतार हुए हैं जी, जो सनातन धर्म में जिनकी आराधना की जाती है। और उसमें भी विशेष गर्व इसलिए हमको छत्तीसगढ़ में रहने पे इसलिए भी होता है कि भगवान राम किधर आए। तो इसमें एक बात जरूर मेरे मन में आ रही थी, कभी मैं रास्ते में आ रहा था तो करवा चौथ हम यहाँ मना रहे हैं, लेकिन वो फिलिस्तीनी जो मारे जा रहे हैं, वो इजरायली जो मारे जा रहे हैं, या यूक्रेन में जो मारे गए होंगे, या वहाँ पे अभी युद्ध के हालात हैं, अभी थोड़ा कमजोर पड़ा है। तो ये ऐसी स्थिति में आखिर हमारे यहाँ की जो महिलाएं व्रत रख रही हैं, वो जो पढ़ी लिखी महिलाएं होगी, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखती होंगी, उनके मन में ये जरूर भाव आता होगा कि उन बेचारी वहाँ पे जो महिलाएं हैं, ठीक है वो व्रत नहीं रखती, दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन जिनके पति चले गए होंगे जी, उनको तो उनके कष्ट का तो कोई पारावार नहीं, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि वो कैसे उस कष्ट से अपने आप को विमुक्त करने की कोशिश कर रही होंगी या किनारे करने की कोशिश कर रही होंगी। कमलेश भैया, अब ये कहिए कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कई बार कई क्लिपिंग देखने को मिलती है टीवी में, उनका रुदन, छोटे बच्चों का हाल, ये तो आत्मा भले हम उस देश के नहीं हैं, लेकिन उसको देखने के बाद में जब हम लोगों को विचलित हो जाते हैं हम लोग, अरे क्या हो रहा है। तो आज इतनी बड़ी हमारे यहाँ संस्था है पूरे वर्ल्ड की, यूएन जी, आज ये लोग हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे, कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे इजराइल। चाहे कमलेश भैया, मैं तो एक छोटे छोटे राज्य हैं, लोग इतने बड़े प्रतिबंध लगा दें, इतना बड़ा उनको कर दें कि उनको आज सोचना पड़ेगा जी। अभी जो हमास है वो उसका क्या, आज अमेरिका के आगे या चाइना के आगे या रसिया के आगे में उसको क्या है वो जी, या इजराइल है। तो इस पे कम से कम मानवता को ध्यान में रखते हुए, हालांकि मैं बहुत उसमें बोल रहा हूँ यहाँ और हमारी आवाज़ वहाँ तक जानी नहीं है, इस पे कहीं ना कहीं सारे जो, जैसे भारत है, हमारा भारत भी आज सर्वशक्तिमान है जी, पहल करके ये जो निशन हत्याएं हो रही है जी जी जी, बिना मतलब का मर रहे हैं। एक युद्ध होता है जैसे भारत पाकिस्तान का हमारे तनाव वाला चलता है,
जी तो जी। वो युद्ध एक बार समझ में आता है, उनके यहाँ भी आता है। 70-75 साल से तनाव चल रहा है। लेकिन ये इस टाइप के जो हाँ, बच्चों के ऐसी ऊपर घटनाएं डायरेक्ट मारना, डायरेक्ट हमले हो रहे हैं रिहायशी एरियो में, वो गलत है। वो युद्ध के रिहायशी कुछ एरियो में नियम इस है। टाइप के लोगों को मारना, अरे उनकी क्या गलती है? जी जी जी। कुछ नहीं, जब आदमी बर्बरता पे उतर आता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता, उसको ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ अगर इस तरह की घटना होगी, हमारे परिवार में किसी आदमी की मौत हो जाएगी तो परिवार किस तरह से बिलखता है। पुलिस भैया अगर इसकी कल्पना लगता करें है दूसरे परिवार के कि साथ भी नहीं एक करेंगे। व्यक्ति कहीं फंस जाता है, या आए दिन हम देखते हैं कि एक बच्चा, जैसे भी हमारे यहाँ माल खरौदा के पास एक बच्चा बोर में गया, जी पूरा देश उसकी सलामती के लिए दुआ मांग रहा था, जी जी रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हैं। जी अरे जी। यहाँ तो हजारों लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं, हाँ, बच्चे मारे जाते हैं तो और कष्ट बच्चे होता मारे है। जा रहे हैं, खून से भरे हुए बच्चे, रोते बिलखते बच्चे। जब वो टीवी में देखने को मिलता है तो ये कोई, मैं बनावटी नहीं कह रहा हूँ, अंदर से आत्मा रोती है। द्रवित होता है, निश्चित होता है। और हम लोगों का विशेष करके, जब भारतीयों की बात करूंगा तो हम लोग तो विश्व बंधुत्व का भाव लेकर के जीने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ कहा भी जाता है विश्व का कल्याण हो, जब उद्घोष हाँ, उद्घोष करते हैं तो जाते विश्व का कल्याण बोलते हैं, हम भारत का कल्याण नहीं प्राणियों में बोलते। सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस तरह का भाव लेकर के जीने वाले लोगों को स्वाभाविक है कि कहीं भी कोई घटना होगी देश के किसी कीने में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी कोई घटना होती है तो हम द्रवित होते हैं। करते हैं। अभी जैसे वहां पे रोटी के लिए जो मारामारी चली, जी जी जी, तो भाव आ रहा था मन में। जी बिल्कुल बिल्कुल भाव आता है। और एक बात यह भी आती है कि जो कहते हैं ना कि भगवान राम ने भी अपने अंतस से एक आवाज़ निकाल करके, या उनकी अंतरात्मा के जरिए ही, वो होता है ना कि हम जो सोच रहे हैं वही सामने वाला सोच रहा है। हनुमान जी को, उनको तो पता था कि हनुमान जी जाएंगे, तभी तो उन्होंने अंगूठी दी थी अपनी जी। बाकी तो बहुत लोग खोजने निकले थे, तो वो जा करके वहाँ जो कुछ किया बताने की जरूरत नहीं, तो कथा में है। वहाँ हनुमान जी ने भी सलाह दिया था रावण को कि सरेंडर कर दो, माता सीता को ससम्मान वापस कर दो, युद्ध नहीं होगा, नहीं तो बहुत कष्ट पाओगे। नहीं माना। अंगद को बाद में भेजा उन्होंने, लंका में जाने के बाद, समुद्र लांघने के बाद, समुद्र पे पुल बनाने के बाद जब वहाँ पहुँचे तब भी उन्होंने संदेश भेजा कि अंगद जाओ और समझा लो। वो गए लेकिन वो नहीं माना। यानी युद्ध होना था, हुआ। महाभारत नहीं हो इसके लिए भगवान कृष्ण स्वयं दूत बन के गए पांडवों का, लेकिन युद्ध होना था, हुआ। तो कहीं वही स्थिति यहाँ तो नहीं पैदा हो रही कि कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए। लगभग भी कई देश कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि नहीं हो, जो है जैसे जिनपिंग का चल रहा है, जैसे पहले इजराइल रशिया का चला, चाहते तो लोग उसको उसी समय समझौता करके दबाव डाल करके रोक सकते थे, लेकिन भड़का रहे हैं। उसके कारण अब ये देखिए इधर फिलिस्तानी और ये सब ये आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में और कुछ लोगों को ऐसा उकसा करके ये सीधा विश्व युद्ध जो हम एक सुनते चले आ रहे हैं, तीसरे भगवान ना करे हमको देखने का कभी ऐसा मिले। जी। हमने कोरोना देख करके ही अपने आप को सिमटा लिया। जी जी। तो ये वातावरण बन रहा है, ये लगभग मानव जाति के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल नहीं। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी कहीं सच साबित न हो जाए, जिसमें कहा गया था कि 2 धर्म के लोगों का विनाश हो जाएगा जी, और इस तरफ इशारा था हिंदू धर्म की ओर कि इसकी पताका पूरे विश्व में एक बार फिर से फहराएगी। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणी मेरी नहीं है, इसको लेकर के कई बार खूब चर्चा हुई है। तो जब इस तरह के हालात निर्मित होते हैं तो यही कहा जाता है कि नास्ट्रेदामस ने ऐसा कहा था। उनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। तो हो सकता है उस दिशा में हम लोग बदकिस्मती से दुनिया आगे बढ़ रही हो, और ऐसे हालात निर्मित न हो। अगर हम लोगों की ये सदा, हम लोगों की आवाज़ इस सृष्टि के नियंता तक पहुंच रही है तो ये दिन ना आए, ये दिन हम लोगों को देखने को न मिले। क्योंकि जो आपने कहा कि 3-4 महीने 5 महीने हम लोगों ने 1 साल भर कोरोना काल जो देखा है, तो उसमें बहुत नज़दीक से समझ गए हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों को क्या असर होता है। तो अब इससे ज़्यादा कष्ट दुनिया को न मिले, ये ईश्वर से कामना। चलिए, करवा चौथ की सभी बहनों को, माताओं को बहुत बहुत बधाई। ईश्वर या इस पर्व में जिनकी आप आराधना करते हैं, वो आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो इच्छा है, उसको पूर्ति करें, उसको संपूर्ण करें, उसमें आपको सफलता मिले। और दिन भर के इस व्रत के बाद शाम को जब आपका व्रत समाप्त हो तो आपके चेहरे पे वही रंगत रहे जो सुबह थी। यही कामना ईश्वर से। कुछ कहेंगे भाई? हाँ, मैं तो फिर से हमारे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हमारी बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने इस संस्कृति को जीवित रखा है।
जी। आज दिन भर, आज जो कष्ट आप झेलेंगे, और किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने पति की दीर्घायु के लिए। तो ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करे और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जी, चलिए विराम। हेडलाइंस कहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और शिव भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे समय निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया।